नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज मेहमान की बात करें तो हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं देश की नामचीन भरतनाट्यम नृत्यांगना और कला विदुषी सुश्री गीता चंद्रन। गीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान के आज की इस बातचीत में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय दर्शकों, नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है, लेकिन अपने कूल किनारों को तय करती ये नदी न जाने कितने सारे मैदानों को पार करती आगे बढ़ जाती है। और जब हम उसके उस फैलाव को देखते हैं, उसकी यात्रा को देखते हैं, तो यकीन नहीं होता कि उसका उद्गम एक छोटे से गोमुख से हुआ था। दरअसल ऐसी ही यात्रा एक कलाकार की भी होती है। कहाँ से चले थे, कहाँ से सोचना शुरू किया, लेकिन सफ़र पर आगे बढ़ते 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 न जाने कितने शिखरों तक वो अपना परचम फहराते हैं। गीता चंद्रन की शख्सियत को देखते हैं तो कुछ ऐसा ही लगता है। और आज जब हम देखते हैं कि दरिया न जाने कितने किनारों को पार करते हुए यहाँ आ गई, जब गीता चंद्रन के नाम के साथ पद्मश्री जुड़ा होता है, गीता चंद्रन की शख्सियत के साथ संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड जुड़ा होता है, लेकिन ये एकाएक सब हासिल नहीं होता। गीता जी, एकाएक तो वास्तव में आपको कुछ नहीं मिला होगा। याद करिए ना वो पन्ने गुज़िश्ता जब आपने इस होश व हवास संभाले होंगे और उसके बाद फिर आप इस रंगभूमि पर एक नृत्यांगना के रूप में चहलकदमी करना शुरू की थी। बताइए। पहले तो इतनी अच्छी हिंदी मैं नहीं बोल सकती। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल हमारे देश की भाषा है, मेरा दायित्व है। और 5 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे ले गई थी श्रीमती स्वर्ण सरस्वती जी के पास, जो कि मेरी पहली गुरु रह चुकी हैं, जो कि बाला सरस्वती की फर्स्ट कज़न थी। जी जी। और तब क्या पता था, कुछ भी नहीं पता था। पहले क्लास में गए और उनको हम अम्मा कहते थे। अम्मा वहाँ बैठी थीं, दोनों तरफ डायमंड के नोज रिंग्स और वो ब्यूटीफुल साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, और हाथ में वो तट्टकड़ी लेके बैठी हुई थी। और मैं तो थोड़ी सी डरी हुई भी थी, क्योंकि बहुत ही एक हिस्ट्री के बिट की तरह है वो, क्योंकि बाद में पता लगा ये सब कि मंदिरों में करती थी। और उस टाइम का जो ट्रांजिशन उन्होंने देखा कि वो मंदिरों से किस प्रकार मंच पे इसको प्रस्तुत किया गया, तो मुझे लगता है कि अम्मा उस सब की साक्षी थीं। और वो दिल्ली रीलोकेट हो गई थी और वहाँ पे उन्होंने क्लास शुरू किया था। तो 5 साल की उम्र में मेरी वो पहली एक यात्रा की एक शुरुआत थी, क्योंकि तब कुछ भी नहीं था, कुछ स्टेक्स नहीं था कि डांस लेना है, इसमें आगे बढ़ना है, कैसे करना है। ये ज़रूर था कि जो भी सीखें गुणीजन से सीखें, अच्छे लोगों से सीखें। मम्मी का यही था कि अगर विधिवत कुछ सीखना है तो ढंग से सीखना है, नहीं तो मत सीखो, ये था। तो शुरुआत वहीं से हुई और 8 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा शुरू करी। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलती गईं। गीता जी, आप जब ये कह रही हैं कि नृत्य के साथ संगीत की तालीम, तो ये जानते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप न केवल एक नृत्यांगना हैं, न केवल एक संगीतकार गायिका हैं, बल्कि आप चित्रकार भी हैं, आप ऑथर भी हैं। और आपका एक अपना लंबा एक अध्ययन चिंतन का फलसफा, आपका हमारी आध्यात्मिक परंपरा भी रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आपके पास आई, तो एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में आपने एक नृत्यांगना के साथ उसका संश्लेष किया, उसको जोड़ा। बहरहाल, जब तक भरतनाट्यम की बात हम कर लें कि भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का, दक्षिण का एक ऐसा नृत्य है, एक ऐसी शैली है जिसको आधारभूत शैली हम कह सकते हैं हमारे नृत्य की, है ना। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उसका रिश्ता जोड़ता है। आप जब इस शैली में सीखना समझना आपने शुरू किया, तो ये नृत्य के साथ जुड़कर एक अलग तरह से जीवन को देखने का क्या अनुभव रहा आपका? समझना तो बहुत बाद में हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सीखने की प्रक्रिया इसमें इतनी लंबी रहती है नृत्य की, क्योंकि तालीम जब तक पूरी नहीं होती, पूरी तो कभी नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक सानिध्य नहीं मिलता गुरु का, तो मुझे लगता है कोई भी जो है सारे पक्ष नहीं जान सकता। तो पहली बात मेरी गुरु की ये थी कि वो गा सकती थी, पूरा कॉन्सर्ट गा सकती थी, वीणा बजाती थी, वाह, नृत्य तो करती ही थी, और अभिनय में उनको अभिनय सरस्वती कहा जाता था। स्वर्ण सरस्वती को अभिनय सरस्वती कहते थे। तो वो गा के जब भाव बताती थीं, तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आता था कैसे ये कर लेती हैं। तो हमारी यार्डस्टिक्स जो है ना, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो ये सब आप करेंगे तभी एक कंप्लीट आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो एक
मापदंड हो जाता है ना कि ये सब करना ज़रूरी है अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि हर चीज़ बँट गया है, और जो संगीत सीखता है वो नृत्य नहीं देखता, और जो नृत्य सीखता है वो संगीत की तरफ जी, नहीं जी, करता, जी। और रंगमंच की तरफ कोई जाता ही नहीं है, कोई भी यहाँ से नहीं जाता। कि हमारे टाइम में ये नहीं था, और हम रंगमंच भी देखते थे। हम अगर पुस्तक का कोई विमोचन है और कोई लेक्चर हो रहा है तो तब भी हम फर्स्ट रो में होते थे। कोई कॉन्सर्ट हो रहा है तब तो ऑल नाइट कॉन्सर्ट होते थे। जी, जी, जी। ये नहीं कि भैया 2 घंटे का, आधे घंटे का, 40 मिनट का, ये नहीं होता था। तो ऑल नाइट कॉन्सर्ट में हम माँ ले जाती थी, तो माँ कहती थी कि थोड़ी देर सो जाती थी, फिर उठ जाती थी, फिर देख लेती थी, फिर सो जाती थी। तो ये प्रक्रिया जो हम बोलते हैं ना कांसेन बनने की प्रक्रिया, जी, जी, जी। जो विजुअल वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हाँ। और घर में हमारे घर में शुरुआत ही एलपी रिकॉर्ड से शुरू होता था। मेरे फादर की बहुत बड़ी कलेक्शन थी एलपी रिकॉर्ड्स की, जी। और वो सुबह सुबह उठते थे और बजाने लग जाते थे। तो मेरे को सारे दिग्गज जो कर्नाटक म्यूजिक के म्यूजिशियन से उनके सब गाने याद थे, कंठस्थ थे। जब बता रही हैं कि इतनी दिल लगी आपकी सुरों के साथ थी, संगीत के साथ थी, तो ये संगीत से नातेदारी होते और ये इस तरह से ये लय ताल भरी थिरकन के साथ कहाँ हो गई? संगीत से शुरुआत हुई, और मेरी माँ का ये बहुत एक दुखद था कि मैंने संगीत नहीं लिया और डांस चुना संगीत के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है मेरे नृत्य के गुरु जो थे ना वो शायद बहुत ज़्यादा धाकड़ थे और उन्होंने जो है मुझे काफ़ी पुश किया, और मेरी पोटेंशियल को पूरी तरह उन्होंने ना उभारा। तो पहले मेरी गुरु थी स्वर्णा ससरी, जिनके अंडर मैंने अरंगेट्रम किया when I was 14। उसके बाद गुरु दक्षिणामूर्ति जो कि दंडायुधपाणि पिल्ले के यंगर ब्रदर हैं, उनके सानिध्य में मैं आई। और पहली मेरी गुरु जो थी वो हमेशा कहती थी कि ऑडियंस की परवाह मत करो, नृत्य करो, अपने लिए करो। क्योंकि वो मंदिरों में करती थी, उनका जो एक बैकग्राउंड था वो समर्पण का, सेवा, नृत्य जो है वो सेवा की तरह देखना। लेकिन दक्षिणामूर्ति सर जो कंटेम्प्रेरी, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी नटवनार थे, उनके लिए स्टेज क्राफ्ट सब कुछ था। तो वो ऐसे पीसेस सिखाते थे जो स्टेज में काम आए, और स्टेज का जो एक स्टेज कवर करना और एक अटेंशन ग्रैबिंग जिसे कहते हैं, वो टेक्निक उन्होंने मुझे बताई। तो पहली बार तो मैं बहुत अटपटा मुझे लगा, क्योंकि हमारे गुरुजी जो हैं वो बहुत पारंपरिक तरीके से हमें सिखाए थे कि अलारीपू से ही शुरू करना है, उससे पहले कुछ भी नहीं करना। और ये आए और ये कुछ और ही पुष्पांजलि गाने लग गए, जो कि रेपेटुआ में तब जुड़ रहा था ये सब। सो हमने ये भी देखा है किस प्रकार भरतनाट्यम का रेपेटुआ बढ़ता गया, इसमें चीज़ें जोड़ते गए हम, जबकि पहले तो अलारीपू से शुरू होता था सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जी जी जी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मतलब एक तरह से जनता के बीच में जाने की जो चुनौती थी, तो गुरु परंपरा ने आपको 2 रास्ते दिखाए। एक ये कहा कि परंपरा को किस तरह से समझें, और दूसरा वो जिसमें कि हम जनता के सामने जाएं, तो जो मास कम्युनिकेशन है वो किस तरह का हो। इस रास्ते में गीता जी एक बात आती है, वो ये आती है कि हम दरअसल हमारी पूरी इंडियन कल्चर को, यानी कि भारतीय संस्कृति को ठीक से जानें, क्योंकि हमारी इस पूरी बहुरंगी भारतीय संस्कृति को जिन साक्ष्यों के आधार पर जाना पहचाना जाता है, उसमें नृत्य सबसे अहम माध्यम रहे हैं। तो नृत्य मतलब भारतीय संस्कृति, यानी कि हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य और अंततः मनुष्यता। तो ये जो जर्नी है हमारी नृत्य शैलियों की, उसमें भरतनाट्यम को आज आप किस मुकाम पर देखती हैं? मुझे लगता है बहुत ही इवॉल्व है, क्योंकि बहुत दिग्गज गुरुओं ने इस पे काम किया है और इसको आगे लेके गए हैं। और तब के मेरे को लगता है 50s और 60s में बहुत सीनियर गुरुओं ने फिल्मों में भी नृत्य का संचालन किया, कोरियोग्राफी। तो एक पूरी पीढ़ी के माएँ जो हैं वो बच्चा पैदा होते ही कहती थी नहीं कमला लक्ष्मण जैसे बनना है, वैजयंतीमाला जैसे बनना है, पद्मिनी जैसे बनना है, क्योंकि फिल्म सब देखते थे। तो उसके पॉपुलैरिटी में वो भी एक बात थी। आपका आइकॉन कौन था? मेरा आइकॉन हमेशा ही वैजयंतीमाला रही हैं। वाह, क्या बात। बहुत ज़्यादा, और यामिनी जी, क्योंकि वो दिल्ली में थी और बहुत देखा है उनको। और परफॉर्मेंस में उनका कोई मुकाबला नहीं, जिस तरीके से वो आके खड़ी भी हो जाती थी तो एक स्टेटमेंट बन जाता था। तो वो एक अरेस्टिंग क्वालिटी डांस की जो थी, तो वो मेरे को लगता है कि बहुत ही, मगर डांस में यही है कि डांस में सब कुछ
है वहाँ पे, और आपकी जिसमें रुझान है उसकी तरफ आप जाते हैं। फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, माइथोलॉजी है, और वहाँ पे पोइट्री है, म्यूज़िक है, रिदम है, योगिक पोस्चर है। तो जैसे आपने कहा कि इट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ सो मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स, लेकिन ये ज़रूर है कि सबको समझना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ बातें सब में समझना और उसको लेके आगे बढ़ना, उसमें एक अलग मज़ा है। क्योंकि उसको सिर्फ एक परफॉर्मेंस आर्ट मान लेंगे कि हाथ पैर चलाना का काम है, आइटम सीख लिया, दूसरा आइटम सीख लिया, तीसरा आइटम सीख लिया, आइटम सीखते जाएंगे, ये बात नहीं है। उसमें फिर वो संपूर्णता नहीं आती है, एक कंप्लीटनेस नहीं आती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज के दौर में मुझे ज़रूर ये थोड़ा सा लगता है कि नृत्य जो है वो एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस की तरह ज़्यादा जा रहा है, और एक अपने पोइट्री और लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी के सर्च में कम जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रयोग परंपरा और नवाचार के बीच में जब हम किसी आर्ट फॉर्म को देखते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कुछ आज़ादियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो पारंपरिक नृत्य शैलियाँ हैं उसको लेकर भी शायद हमारे कोरियोग्राफर्स ने, हमारे इस नर्तकों ने, चिंतकों ने शायद ऐसी कुछ छूट लेकर एक नवाचार करने की कोशिश की हो। लेकिन जब मैं आपके गांधी को देखता हूँ, आपके कैकई को देखता हूँ, और यदि जयतु भारतम को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप एक शैली में रहते हुए, आप उस सरहद में, मर्यादा में रहते हुए ही अपने प्रयोग को करती हैं। लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि हमारी नृत्य शैलियाँ आज मिलावट की, घालमेल की शिकार हो गई हैं? जब हम कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स, मैं क्लासिकल नहीं कह रही हूँ, ट्रेडिशनल फॉर्म्स बहुत कंटेम्प्रेरी हैं। क्योंकि ये कहना कि ये पुराना है और इसको सिर्फ हम म्यूजियम वैल्यू ही दे रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। क्यों? हमारे गुरु कुछ सिखाते थे तो कहते थे कि ये मैंने कुछ जोड़ा है बेटा, देख लो ये ठीक है कि नहीं, नहीं तो हम कुछ और कर सकते हैं। तो ये क्ले की तरह है, इसको हम हमेशा मोल्ड करते हैं। कभी ये नहीं कहा कि इसको इसी प्रकार रखना, ये कभी नहीं कहा। ये कहा कि ये है हमारा ग्रामर, मैंने इसको ऐसे किया है, तुमको ठीक लग रहा है इसको रखेंगे, नहीं तो कुछ और करेंगे इसमें से। तो उपजंग जो है, जो क्रिएटिव स्पिरिट है अपने पारंपरिक, उसको हमने ख़त्म किया है। और हमने कोरियोग्राफी जो एक वेस्टर्न वर्ड है उसको ले लिया और कहते हैं कि इसको ऐसे ही रखना है। ये बिल्कुल गलत है। ट्रेडिशन के बारे में और कल्चर के बारे में और अपनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के बारे में ये एक गलत धारणा है। ये एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी सोर्स है और मुझे लगता है कि उस डिक्शनरी में रहते हुए हम बहुत बहुत कुछ नया कर सकते हैं। जी जी, गीता जी, आप जब ये बात कर रही थी तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि आप इस वक्त जब मुझसे बात कर रही हैं तो आप भोपाल में बैठकर बात कर रही हैं, दूरदर्शन के स्टूडियो में बात कर रही हैं। आप भोपाल प्रवास पर हैं और भारत भवन में इन दिनों आप भरतनाट्यम की एक कार्यशाला के लिए आई हैं और कई सारी नई नृत्यांगनाएं आपसे जो है वो शिक्षित हो रही हैं। भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, दक्षिण की शैली एक वहाँ से आई और इस मध्य प्रदेश में भी उसने अपने पांव पसार लिए। और इसका श्रेय हम आदरणीय पंडित शंकर होमल जी को देते हैं कि होमल जी आए, दक्षिण से चल के मध्य प्रदेश में बसे। जब आप ये पूरी कार्यशाला कर रही हैं और इस कार्यशाला में जैसे हम जैसे लोग भी उसके साक्षी बन रहे हैं, इस कार्यशाला में सीखने की ललक आपको हमारी इस नई जनरेशन में कैसी दिखाई दे रही है? बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई, क्योंकि आने से पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या 5 दिन में मैं क्या 50 साल का एक निचोड़ कैसे दे सकती हूँ बच्चों को, किस प्रकार मैं इंस्पायर करूँगी, किस लेवल के बच्चे होंगे। लेकिन मैंने ये बोल दिया था कि अरंगेट्रम जिनका हो गया है उन्हीं बच्चों को लाया जाए। अच्छा। और बहुत सारे बच्चे आए हैं और मुझे लगता है कि उनके आंखों में एक चमक देख रही हूँ मैं। वाह। और यही मेरे लिए ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है। उनको इस आर्ट के प्रति और प्यार हो जाना चाहिए और ऐसी प्यार हो जाना चाहिए कि छोड़ ही नहीं पाए इसको। और बिल्कुल वो प्यार, वो इसमें हम लोग देख रहे हैं, वो उत्साह भी देख रहे हैं। देखिए, आप भारत भवन में आई हैं और भारत भवन कलाओं का घर है। वो कलाओं का घर जिसने न केवल मध्य प्रदेश और भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अहमियत, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मेरे से पूछे, मैं भी गई हुई हूँ बहुत जगह, लेकिन भारत भवन अपने आप में एक बहुत ही यूनिक स्पेस है। और वहाँ पे जाके वहाँ की
एक एक ईंट बोलती है, यानी कि जो हिस्ट्री है उस जगह में, उसको वहाँ पैर रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। नहीं, लेकिन देखिए आप तो दुनिया भर में घूमी हैं, लेकिन भारत भवन में आती हैं तो हमको एक एक्सीलेंस दिखाई देता है। तो वो जो एक्सीलेंसी है हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, कल्चरल इंस्टीट्यूशन की, उसको बचाए रखना भी एक चुनौती है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि दौर ऐसा हो गया है कि जिस फैमिली में शाम को यही एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन होता था, कोई संगीत का कार्यक्रम देख लेना या म्यूज़िक का, डांस का कार्यक्रम देख लेना या थिएटर का कार्यक्रम देख लेना, आज वहाँ पे ये है कि हम मॉल में जाके चिल करते हैं। तो एक तरीके से स्पेयर टाइम को स्पेंड करने का एक डेफिनेशन बदल गया है। तो इस बदलते हुए परिवेश में हम किस प्रकार अपनी शैलियों को, और स्कूल के नाम पे कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। मैं इसके लिए बहुत दुखी भी हूँ और आर्ट एजुकेशन के बारे में बहुत सोच रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लग रहा है अगला मेरा वही रहेगा। कुछ कहीं ना कहीं मुझे बदलाव लाना है। ये अपने एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ है, लेकिन क्या टीचर्स हमने तैयार किए हैं जी, जो एक ऐसा दृष्टिकोण रखते हों कि जिसमें 360 डिग्रीज आर्ट्स की समझ हो। अब ये आज मैं एक स्कूल से जुड़ी भी हुई हूँ और वहाँ पे जाते से यही बोलते हैं, मैं तो तबला सिखाता हूँ, मैं तो म्यूजिक सिखाता हूँ, इतना भी नहीं बोलते मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ। तो देखिए एक मायोपिक अंडरस्टैंडिंग कितना है। और उनको फॉर्मल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, और फॉर्मल एजुकेशन के टीचर्स को आर्ट्स टीचर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं पे जब कुछ तालमेल नहीं है तो हम क्या इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने कहा कि आपने एजुकेशन की बात की, और हमारी जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो ये कहती है कि हमें अपनी परंपरा की तरफ लौटना पड़ेगा और वो जो ट्रेडिशनल स्किल था हमारा, उसकी तरफ वापस इस नई जनरेशन को जोड़ने की ज़रूरत है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं और ख़ासतौर पर इस तरह के सीरियस आर्ट की बात करते हैं, तो गुरु परंपराएं याद आती हैं, गुरुकुल याद आते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के सीन में, आज के इस परिदृश्य में गुरु शिष्य परंपरा से आज की जनरेशन को सिखाना, क्या आपको लगता है कि मुनासिब है या कोई चुनौतियां हैं? उसी तरह नहीं सिखा सकते जिस तरीके से हम गुरु शिष्य परंपरा रखते कि आप वहीं रह जाएं, उनके साथ खाएं, उनके साथ सोएं, वो बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ फॉर्मल एजुकेशन भी चाहता है साथ में। तो मुझे लगता है उसकी रीडिफाइन करके मैं अपने तरह से कोशिश कर रही हूँ, जो नाट्य वृक्ष है मेरा, और जहाँ पे बहुत सारे शिष्य हैं मेरे और दोस्त की तरह हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो हायरार्की नहीं है। मुझे लगता है वो समय अब गया जबकि गुरु वहाँ बैठा है और शिष्य यहाँ बैठा है, वो अब उस वैसा नहीं होता है। और उनको ना फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते, मन से कर लेते हैं। मन से अगर लग जाए तो वो बिछ जाते हैं। तो इंस्पायर करने वाली बात है। और लाइफ में ऐसा है, बोलने से कुछ नहीं होता, आप करके बताएं। डिसिप्लिन अगर चाहते हैं तो आप भी फ़ोन क्लास में नहीं यूज़ कर सकते। ये नहीं कह सकते आप फ़ोन मत यूज़ करें और खुद वो नहीं चलता। लेकिन एक बात और मुझे लगता है कि चिंता की है इस वक्त के, टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से पूरा का पूरा एक जाल बिछा दिया है। अब ऐसे टेक्नोलॉजी के बदहवासी के और बेचैनियों के दौर में हम कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। तब ये टेक्नोलॉजी जो बीच में आई है, तो आप अपनी शिष्याओं को, अपने छात्र छात्राओं को किस तरह से कंट्रोल करती हैं? क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक, तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखता है जहाँ पे सीरियस काम हो रहा है, जहाँ पे सीनियर्स हैं जो बहुत एक सीरियस तरीके से, पीयर से बहुत सीखते हैं बच्चे, तो एक सीरियसनेस है, तो मुझे लगता है वो सीरियसनेस। और मैं पेरेंट्स से बहुत बात करती हूँ, क्योंकि उनको वो स्टेक होल्डर्स हैं और उनको अपने तरफ, अपने लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। एक ही डायरेक्शन में देखना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं कर सकते, पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये सब हम पहले ही उनको बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने में कुछ सीखे आपका बच्चा स्टेज में चला जाए, तो नमस्ते, हमारे यहाँ मत आइए। हमारे यहाँ ये ऐसा है कि आप पूछ ही नहीं सकते कब बच्चा स्टेज में जाएगा, मैं बताऊंगी। क्या बात है। तो यानी कि वो पेशेंट 10 साल 12 साल से पहले हम कोई अरंगेट्रम नहीं करते। तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ एक पेस है जिसमें बच्चा उसको सीख सकता है, और उसमें 10-12 साल तो लग ही जाते हैं, जो स्टैंडर्ड हम चाहते हैं, और वो स्टैंडर्ड को हम लोअर नहीं करेंगे किसी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आप शिक्षा नीति के बारे में बता रहे थे, मुझे लगता है स्कूल और कॉलेज में हम आर्टिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, हमें रसिक क्रिएट करना है। वाह, अच्छी बात। तो ये है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसमें बारीकियों में ना जाए,
कि राग के आरोह अवरोह क्या हैं, और भरतनाट्यम में तट्टड़व क्या होता है, नाटड़व क्या, उसमें घुस जाते हैं हम, क्योंकि वो नहीं घुसना है। हमें ये पता करवाना है बच्चों को कि तेय्यम किस स्टेट का है, बताइए भाई, यक्षगान किस स्टेट से है। आपने देखा है यक्षगान को, आपको पता है कि कथकली में मास्क डांस कह देते हैं, वो कोई मास्क नहीं है, उसमें पूरा बिल्ड होता है, पूरा एक बनाते हैं फेस के ऊपर, एक मेकअप का टेक्निक है वो, उसमें क्या क्या यूज होता है, वो सब ट्रेडिशनल प्लांट्स के एसेंस होते हैं, उससे बनता है वो कलर। ये सब चीजें नहीं पता। वाह गीता जी, ये इतनी सारी बातें आपकी मैं सुन रहा हूँ और आप इतनी गहराई से सारी चीज़ों को जानती हैं, समझती हैं, तो अब जाहिर है कि आपकी ज़िंदगी में भी पहले से कदम बहुत आम जीवन की तरह ही थे। माँ ने आपको सिखाया, फिर गुरु बीच में आए, लेकिन एक पड़ाव वो भी आता है जब एक स्त्री की ज़िंदगी में कि जब उसका विवाह होता है, और वो विवाह को हमारे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हम लोग मानते हैं। जब आपका विवाह हो गया तो जिन दिलचस्पियों को लेकर, रुझानों को लेकर आप अपने घर से चली थी, क्या आपको ये बराबरी से मिला या शादी के बाद में कुछ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा आपको? मैं तो बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि राजीव चंद्रन जो मेरे पति हैं, वो मेरे को ट्रैवलर रहे हैं, इन द सेंस शादी से पहले बहुत साल पहले हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे और मेरे प्रोग्राम्स देखे, मेरे क्लास में बैठते थे, देखते थे किस तरीके से मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ, तो एक बैकग्राउंड उनको पता था कि मैं किस चीज़ में घुस रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो, लेकिन उनके फैमिली में कोई भी नृत्य को समझता नहीं था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ संगीत को अच्छे से समझती थी और वो खुद साइंटिस्ट थी और जॉब करती थी, तो एक वर्किंग वुमन के स्ट्रगल को भी जानती थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ड्रीम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो हमेशा साथ थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। लेकिन आपने जिस प्रकार कहा, एक पॉइंट पे, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में किया और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन IIMC से एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में किया, तो उसके बाद ये था कि मुझे काम करना चाहिए कि फुल टाइम डांस में आना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क सबके लाइफ में आता है कि आर्ट्स को लेने से क्या होगा, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, आगे चल के क्या होगा। फॉर्मल एजुकेशन में जो 5 साल में यहाँ पहुँचे, उसके बाद में वैसा कोई सीढ़ी है नहीं। तो मेरा था कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मैं काम भी कर लूँगी और डांस भी कर लूँगी। तो मैंने नौकरी भी शुरू करी ऑनलाइन मीडिया फाउंडेशन में। बहुत अच्छे हमारे बॉस भी थे, निखिल चक्रवर्ती थे और NL चावला जी थे, बहुत ही दिग्गज जर्नलिस्ट। तो उन्होंने काफ़ी मेरे मेंटोरशिप भी किया, लेकिन मैं बहुत असंतुष्ट थी अंदर से, क्योंकि वहाँ बैठती थी और किसी कोरवे के बारे में सोचती थी। शाम को आ जाती थी, गुरुजी बैठे हुए थे और थकान होती थी, जो पूरा करना चाहिए वो नहीं कर पाती थी। तो मैंने कहा, हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा कि अब मैं नहीं करूँगी, सब कुछ छोड़ो, फुल टाइम नृत्य में आ जाओ। और उस टाइम मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने और राजीव ने मेरी पूरी सपोर्ट करी। वाह, आप बहुत किस्मत वाली हैं, नसीब आपका कि आपने ऐसा किया। अब देखिए कि अब गीता चंद्रन यहाँ तक आ गई है ना, और करीब मान के चलिए कि हम ये सोच सकते हैं कि लगभग 30-40 बरस का आपका यह कैरियर तो बहुत ही मेन स्ट्रीम का आपका डांस के साथ हुआ ही गुजरा ही है। अब बात आती है कि ये जो विरासत आपके पास आई है, अब एक अच्छी विरासत हमेशा अच्छा उत्तराधिकार भी चाहती है। आप किसको देकर जाएंगे? एक उत्तराधिकार जो है वो घर से शुरू होता है, एक उत्तराधिकार उससे आगे बढ़ता है तो शिष्यों और समाज तक जाता है। आपके घर की बात करें तो ये जो भरतनाट्यम में दीक्षित, शिक्षित और इतनी मूर्धन्य नृत्यांगना गीता चंद्रन अपने परिवार में भविष्य नृत्य का किस तरह से देखती हैं? मैंने हमेशा सीमित नहीं किया है कि मेरी बेटी शरण्या ही आगे इसको ले जाएगी, क्योंकि हर कोई को अपना अपना लाइफ जीने का पूरा अधिकार होता है। कोई दबाव में आके किसी चीज़ को करना अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी के दबाव में आके कुछ नहीं किया, तो मेरे को वो छूट अपनी बेटी को भी देनी है। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि ये नहीं चलेगा। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि बहुत अच्छे शिष्य हैं मेरे। स्नेहा चक्रधर है, जो अशोक चक्रधर की बेटी है, बहुत अच्छा कर रही है। फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी एक पूरी 10 या 15 बच्चों की एक डांस कंपनी है, जो जिसे हम नाट्य वृक्षा डांस कलेक्टिव कहते हैं, जो ग्रुप वर्क भी करता है
जो सिखाता भी है, वर्कशॉप्स भी करता है और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को भी सिखाता है। और फिर एक हमारा यंग डांसर्स फेस्टिवल हम 16 इयर्स से कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के साथ, उसमें भी करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके लिए है, पूरा स्टूडियो है वो चलाते हैं। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में अगर किसी चीज़ को का पैशन उनको मिल गया तो मुझे लगता है वो छोड़ते नहीं हैं, फिर उसको पकड़ के आगे चलते हैं। उसकी मिसाल हमारे शहर में भी है। आपकी नृत्यांगना जो है वो श्वेता देवेंद्र बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बहरहाल ये आपकी विरासत को हमारे प्रदेश में भी आपने पहुंचाया, भोपाल तक पहुंचाया। बातें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं गीता जी आपसे किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे वक्त का तकाजा है। कहते हैं दर्शकों की बातें रही अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, आए भी इत्तेफाक मुलाकात की तरह। मुलाकातों के सिलसिले चलते रहे। आखिरी सवाल लेकिन आपसे फिर भी मन में बचता है, और आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जीवन की आनंदित नृत्य ताल का नाम संगीत है, और ये जो नृत्य और संगीत के साथ एक लय, एक अंतर्लय खुलती है, इस नृत्य को जिसको हमने इबादत के साथ जोड़ा है, खुद के आनंद के साथ जोड़ा है, आप ये बताइएगा कि निजी तौर पर आपने नृत्य को कैसे महसूस किया? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत, सांवली सूरत, नैना बने बेसाल। क्या बात है। बसो मोरे नैनन में। क्या बात है, वाह वाह गीता जी। निदा फाजली कहते हैं कि छोटा करके देखिए, जीवन का विस्तार आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। कलाओं का दामन ऐसा ही होता है, बस अपनी छोटी सी भुजाओं में सारी संसार को समेटने की कुव्वत उनके पास होती है, और ऐसी कुव्वत पाई है गीता चंद्रन जी ने। आप हमारे स्टूडियो में आई और बतौर मेहमान आपने इतनी सारी बातें खुलासा की हमारे दर्शकों से। हम गीता जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी।